प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए खास माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड से हमेशा लगाव रहा है और वो उत्तराखंड को भली भांति समझते हैं। इस आपदा में जो भी नुकसान उत्तराखंड को हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री जरूर सहायता भेजेंगे। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जो आपदाएं आई हैं ये अत्यधिक भयावह थी। इसमें कई जगह जनहानि हुई है, संपत्तियों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह आपदा प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की इस आपदा को देखने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं और वो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में जो आपदाएं आई हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे और जो आपदा प्रभावित हैं उनके साथ भी स्वयं मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों के घायलों की मदद करने वाले राहगीरों को भारत सरकार की राहवीर योजना के तहत 25,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार मिलेगा। एक राहवीर को ये नाम अधिकतम 5 बार दिया जा सकेगा। जिले में सड़क सुरक्षा समिति बनाई जाएगी जिसमें कलेक्टर, एसपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। सड़क सुरक्षा समिति हर मामले की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेजेगी, जिसके बाद पात्र राहगीरों को डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। कोंडागांव के वन कर्मचारी भवन में 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। ये दिन उन वन रक्षकों और पर्यावरण प्रेमियों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है जिन्होंने जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह कार्यक्रम शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने और उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। पुष्प अर्पित करने के पश्चात सभी साथियों से आग्रह है कि अभी आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को यहाँ पर मनाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि 2013 में भारत सरकार जल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई थी और प्रतिवर्ष 11 सितंबर को हम लोग ये दिन मनाते हैं यहाँ पर। और जो वनों को की सुरक्षा के लिए, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जो हमारे वन परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं उनको आज के दिन में याद किया जाता है और आगे के लिए ये सीख भी ली जाती है कि भविष्य में किस प्रकार के कार्य हम लोग करने। पुष्प अर्पित करने के पश्चात सभी साथियों से आग्रह है। एनएचएम के अधिकारी कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। गुरुवार को सुकमा एनएचएम संघ ने उग्र आंदोलन करते हुए मशाल रैली निकाली। एनएचएम संघ ने कहा कि शासन के वादाखिलाफी के कारण प्रदेश के 16,000 एनएचएम कर्मियों के मन में जो आग जल रही है आज वही मशाल के रूप में बाहर आई है। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से सुकमा जैसे संवेदनशील इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले हैं। नियत नीला नार सहित सभी योजनाएं बंद हो गई हैं। छत्तीसगढ़ एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों के दिलों में पिछले 24 दिनों से सरकार के वादा खिलाफी के लिए जो आग जल रही थी, आज हमारी रैली में मशालों में वही आग लगी हुई है। 24वां दिन सरकार से सीधी बात, सीधा सवाल। आपने कहा था हमने बनाया है, हम संवारेंगे। हमारा पूछना है आपने बनाया है तो कब संवारोगे? मोदी की गारंटी में आपने 100 दिनों का वादा किया था, हमारे नियमितीकरण के लिए कमेटी बना देंगे। 20 महीने हो चुके, 160 आवेदन हमने दिया, 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया और आज 24 दिनों से हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जनता परेशान, अस्पतालें बंद, फिर भी शासन मौन। क्यों?
हम निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी जायज मांगों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर सके, ताकि हम अपने मुख्यालय पे जाके वही सेवा दे सके जो हमने कोविड काल में दिया था, जो हम हमेशा देते रहते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के अमरकंटक रोड में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने गौरेला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। नवगठित मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को बने 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले से अलग होकर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बना था। इन 3 सालों में जिले में विकास के कई काम भी हुए हैं और कई बड़े कार्यों की प्रक्रिया चल रही है। इनमें मेडिकल कॉलेज, नागपुर हॉल्ट चिरमिरी रेल लाइन, 220 बिस्तर अस्पताल, चैनपुर चिरमिरी सड़क चौड़ीकरण, चिरमिरी में जिला अस्पताल, खड़गवा में कृषि कॉलेज जैसे काम प्रमुख रूप से हुए हैं। जिले में अपार खनिज की संभावना है। कोयले के 10 खदानें संचालित हैं। वहीं शासन नई रेत खनन नीति लागू करने वाली है, जिससे आमजन को सहूलियत होगी। इसके साथ ही जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आते हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी विस्तार हुआ है। प्राथमिक से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है। सिंगरौली जिले के क्षेत्र में जंगलों की बेतहाशा कटाई और अवैध कब्जे को लगातार खेल जारी है। आए दिन यहां लगातार सैकड़ों हरे भरे पेड़ काटकर बेखौफ लोग जंगल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वन विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि माडा रेंज के कई हिस्सों में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं, जो जंगल की हरियाली को उजाड़कर खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। वहीं जंगल की जमीन पर अवैध झोपड़ियां और खेती कर कब्जे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जब वन संपदा का खुलेआम दोहन हो रहा है, तो जिम्मेदार अधिकारी क्यों अनजान बने हुए हैं? भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में युवक की करंट से मौत के मामले में मकान मालिक की लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक मजदूर का काम करता था। 13 जुलाई को भरत विश्वकर्मा के घर की छत के ऊपर शीट डालने किया था। काम करते समय बिजली के तार से उसे करंट लग गया, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पीएम रिपोर्ट में युवक की मौत इलेक्ट्रिक करंट से होना पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बिहार के भागलपुर के छोटी परबत्ता गांव में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चला दी, जिससे बड़ा भाई घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घायल की पत्नी ने बताया कि पैतृक जमीन को लेकर पिछले 5 सालों से विवाद चल रहा है और आरोपी पहले भी गोली चला चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के डबरा में अंबेडकर भवन परिसर में रखी बाबा साहिब की प्रतिमा अनुयायियों के बीच बनी सहमति के बाद हटा दी गई है। लगभग 14 दिन बाद पूर्व बिना अनुमति के स्थापित की गई प्रतिमा को हटवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे थे, जिसे लेकर रक्षक मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी और प्रतिमा को हटाकर उसे सामुदायिक भवन में रखवाया गया। नेपाल की घटना को लेकर उत्तराखंड पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई है। नेपाल बॉर्डर से लगे कुमाऊं क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही है और भारत नेपाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस से एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कर रही है। आईजी ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर नागरिकों का मूवमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं आईजी ने
आगे बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। देखिए, नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना हो। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपालीज सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। साथ ही साथ निरंतर अवेयरनेस जो है बॉर्डर विलेजेस में की जा रही है, लोकल पुलिस द्वारा भी सर्वेलेंस रखी जा रही है और हम यही अपेक्षा करेंगे कि लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं रखें। अगर किसी के पास कोई लाभप्रद सूचना हो किसी मूवमेंट को लेकर तो उसके संबंध में लोकल पुलिस को अवगत कराएं। 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष में लोग अपने मृत परिजनों को याद करते हैं। इसी कड़ी में ललितपुर में सुबह से लोग नदी, तालाब और बांध पर पहुंचने लगे हैं और वह पूर्वजों को अन्न जल देकर तर्पण कर याद करते हैं। पितृपक्ष में गाय, श्वान और कौवों को पूर्वजों के नाम का अन्न खिलाया जाता है। बता दें कि इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक मनाया जाएगा और 21 सितंबर को पितृ विसर्जन किया जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत बढ़िया परंपरा बनाई गई है कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते रहें, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे सनातन में है। हमारे जो पूर्वज जो कहीं जिनका हम लोग अंश हैं उनको याद करने के लिए ये 16 दिन पितृपक्ष के जो बनाए गए हैं, ये उनको याद करने के लिए हो ताकि हम अपने पूर्वजों को ना भूलें। पितृपक्ष में सर्वप्रथम तो ये है कि हमारे यहाँ इतिहास पुराणों में राजा कर्ण का इतिहास आता है, कथा आती है। महाराजा कर्ण जो है वो दानवीर थे, तो उन्होंने अपने जीवन में दान दिया, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि, वस्त्र, गौ, सब कुछ दान किया जो होता है। लेकिन उन्होंने अन्नदान और जलदान नहीं किया। तो वो यहाँ से अपनी उम्र पूरी करके देवलोक गए। वहाँ पर बैठे सबने हालचाल पूछा देवताओं ने, उनको सब कुछ वहाँ सम्मान हुआ, लेकिन भोजन और जल नहीं मिला। तो देवताओं से बोले, भाई यहाँ भोजन जल क्यों नहीं मिल रहा है? कल राजा कर्ण, आपने सब कुछ तो दान किया, अन्न भोजन नहीं किया, जल नहीं दिया, पिलाया, भोजन नहीं करा, इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो बोले, महाराज हमें 16 दिन का समय दिया जाए तो हम जिसमें पृथ्वी लोक में पुनः जाकर अन्न जल दान करके फिर आएंगे। तो भगवान ने उनको पुण्य के प्रभाव से 16 दिन की मोहलत फिर दे दी। उत्तराखंड कौशल विकास सोसाइटी की ओर से आयोजित इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को जिला स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो इस अवसर का लाभ उठाए और ओलंपियाड 2025 के लिए पंजीकरण कराएं। पहली तैयारी है कि सबसे मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशंस के जितने लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम अखबारों और आपके माध्यम से लोगों से, मतलब जो स्किल्ड बच्चे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सिद्ध पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। जिसका सिद्ध पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, जिस पे आप मतलब आप सिद्ध पोर्टल पे जाएंगे तो लिंक आपको मिलेगा इंडिया स्किल करके। उसमें आप लिंक पे क्लिक करके बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी एक एज लिमिटेशंस है, जैसे कि मैक्सिमम 2001 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ कंपटीशन में 2001 है, कुछ में 2004 है। तो मतलब 25 साल से ऊपर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैक्सिमम इसका एज लिमिट है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खरसिया थाना क्षेत्र के ठुसेकेला गांव के राजीव नगर मोहल्ले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शव घर में दफनाए जाने की आशंका ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब आसपास के लोगों को बंद घर से तेज बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के मुताबिक एक ही परिवार के 4 लोग पिछले कई दिनों से लापता थे।
जब पुलिस ने घर को खुलवाकर जांच की तो वहां का मंजर देखकर सभी दंग रह गए। कमरे के भीतर दीवारों और फर्श पर जगह जगह खून के छींटे पाए गए। फिलहाल चारों की हत्या कुल्हाड़ी और रॉड से हमला करने की बात कही जा रही है, लेकिन हत्या किसने और क्यों की इसका पता नहीं चल सका है फिलहाल। एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है और पूरी हमारी पुलिस टीम, FSL टीम, डॉग स्क्वाड पूरी मौके पे है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जैसे हमारे पास कुछ एविडेंस या कुछ और जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे।